हेलो एवरीवन, वेलकम बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, उसी का सेकंड पार्ट। आगे कुछ हम अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इसको क्या कहते हैं हम? अकाउंटिंग। ठीक है, किसी भी बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। आई होप आपने लास्ट क्लास वाले सारे नोट्स बना लिए होंगे। अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे कुछ और अकाउंटिंग वर्ड्स, कुछ और टर्म्स सीखेंगे वन बाय वन। तो आज हम फास्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में काफी हमने शुरू किया था कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट वन बाय वन। अब आपको कुछ चीजें अकाउंट्स के बारे में पता होंगी। कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। बिजनेस ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी वो क्या है? कैपिटल है। एसेट्स फिर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेगा बिजनेस करने के लिए, वो हमारे एसेट्स हैं। फिर लायबिलिटीज क्या होती है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये डिस्कस। खर्चे, बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसका डिस्कशन किया था। इनकम क्या होती है? इनकम मींस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे उसको सब कुछ समझ में आएगा आज। लॉसेस, गेन, परचेज। लास्ट टॉपिक हमने परचेज एंड सेल्स डिस्कस किया था कि परचेज क्या होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। और फिर अच्छा, क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर्स भी आते हैं भाई, लायबिलिटी भी तो अराइज होती है। और सेल्स, कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करने से डेटर अराइज होते हैं जिनसे हम बाद में पैसे लेते हैं, डेटर और क्रेडिटर। आगे देखते हैं क्या भाई, परचेज पढ़ा था। परचेज मतलब गुड्स खरीदना। परचेज का मतलब क्या था? गुड्स खरीदना। तो उसके आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। ठीक है, 8, 9, सेल हमारा 10 और डेटर बन जाएगा हमारा 11। तो अगला अकाउंटिंग टर्म आ गया हमारा 12। ठीक है, 12 तक आ गए हम। 11 पढ़ लिए थे, 12th अकाउंटिंग टर्म है हमारे पास परचेज रिटर्न। देखो, माल खरीदा हमने, परचेज करी जो आपने, वो कैसी परचेज होगी? या तो कैश में खरीदा होगा या क्रेडिट में। भाई कैश परचेज या फिर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज करने से क्या होगा? डेटर अराइज हुए होंगे। क्रेडिट परचेज करने से क्या हुआ होगा? डेटर क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर अराइज हुए होंगे। क्या हुए होंगे? क्रेडिटर्स अराइज हुए होंगे। तो क्रेडिट परचेज किया हमने। फिर गुड्स वंस परचेज बाय द बिजनेस, वो रिटर्न भी तो कर सकते हैं। कुछ खराब माल निकल गया, मैं माल खरीद के लाया बेचने के लिए, उसमें से कुछ माल खराब निकल गया तो उसको वापस कर दो, और उसको बोलेंगे हम परचेज रिटर्न। ऐसे ही जो माल हमने बेचा था बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, और वो वापस आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। हमने किसी को माल बेचा, वो खराब माल चला गया, कस्टमर क्या करेगा? वापस ले जाएगा। जैसे आप कहीं से कुछ लाते हो, अगर डिफेक्टिव होता है तो क्या करते हो? वापस करने जाते हो, दुकान वाला बोलेगा सेल रिटर्न हो गई, आप क्या बोलोगे? परचेज रिटर्न हो गई। आपके लिए परचेज रिटर्न, सामने वाले के लिए सेल्स रिटर्न। नॉर्मल सी बात है। तो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बेसिक कंसेप्ट है। कुछ स्टॉक क्या होता है सबको पता है। स्टॉक को परचेज करते हैं तभी तो परचेज बोलते हैं। गुड्स खरीदना या स्टॉक खरीदना, दीज आर गुड्स व्हिच आर लेफ्ट। अच्छा, जो बचा हुआ माल है, ओके, हम गुड्स खरीद के लेकर आए थे। गुड्स क्या करा हमने? खरीद के लेकर आए। क्यों खरीद के लाए थे हम? बेचने के लिए। तो इसको सोल्ड भी किया होगा। सेल करने के बाद भी जो बच गया उसको स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, गुड्स बोल दो, स्टॉक बोल दो, मर्चेंटाइज। ठीक है, यही सारे वर्ड्स टर्म्स यूज होते हैं। तो जो माल बच गया हमारे पास, जो बचा हुआ माल है, उसको स्टॉक बोल दो, गुड्स बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेवेन्यू ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। रेवेन्यू, इनकम जब निकाल रहे थे तो इनकम कैसे निकाला था हमने? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके। क्या सीखा था हमने? रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंस को माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है? इनकम। रेवेन्यू क्या होती है? देखें डेफिनेशन, these are the amount received by a business selling of goods। अमाउंट रिसीव, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है, यानी कि सेल्स है, जो पैसा मिल रहा है सेल ऑफ गुड्स और सर्विस से। ये ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया था। This amount is received from day-to-day business activity in the form of rent, हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, जो भी है, कहीं से भी पैसा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। उसमें से खर्चा माइनस करेंगे तो एक्सपेंस आएगा। अब ड्राइंग किसे पता है बच्चों? ड्राइंग, जब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। अब भाई मुझे जरूरत है, घर में भी तो पैसे चाहिए। अब बिजनेस में हमने मान लो 2 लाख रुपए लगाए, हर महीने पूरा साल बीत गया, भाई घर में भी तो पैसा चाहिए कुछ। बिजनेसमैन क्या करा? ऑफिस में से 10,000 रुपए हर महीने घर ले जाता है, तो पूरे साल में अपने घर के खर्चों के लिए। उसके बच्चे आते हैं, कहते हैं फीस देनी है,
वाइफ आती है कहती है शॉपिंग करनी है भाई बिजनेस में, तो वो पैसे वो भी तो पूरा करना पड़ेगा। घर के पर्सनल एक्सपेंस, जितने भी पर्सनल एक्सपेंस होंगे भाई, जो भी पर्सनल खर्चे हैं उसके लिए पैसे अगर बिजनेस से निकाले जाएंगे दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। द अमाउंट ऑफ कैश या फिर गुड्स, कोई सामान भी उठा के लेके चला गया अगर बिजनेस से, तो उसको भी आप क्या बोलोगे बच्चों, ड्राइंग। इज विड्रॉन बाय द ऑनर, प्रोप्राइटर मींस ऑनर फ्रॉम अ बिजनेस for private use, it is a called drawing. It reduce the capital of the business. So business में पैसे आप लेके आ रहे थे बच्चे थे, क्या था, इंक्रीज हो रही थी कैपिटल। अब घर लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ड्राइंग साथ के साथ नोट कर लेना। ठीक है, अब अगला वर्ड सीखते हैं हम, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट मींस कंसेशन या रिबेट। अब भाई मैं सेल कर रहा हूँ, मान लो हमारी कोई शॉप है और हम माल बेच रहे हैं, सामने से कस्टमर आए, मैंने बोला भाई 10,000 का मिलेगा ये प्रोडक्ट, कितने का मिलेगा 10, कहता है कुछ डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा ठीक है 9,500 पेमेंट कर दो और माल ले जाओ। उसने कहा ठीक है, ये खुश हो गया। ठीक है, ये कस्टमर खुश हो गया, कितने की छूट दे दी हमने, 500 रुपए की, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट। When a trader allowed concession on its customer on list price, यानी मार्केट प्राइस में मैंने छूट दे दी, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैं चाहता था माल बिक जाए जल्दी से, कस्टमर खुश हुआ और उसने फटाफट। अच्छा, हमने कस्टमर को पहले से ही माल बेच रखा है, मान लो बहुत सारे कस्टमर है जो पहले से ही माल लेके जा चुके हैं और उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए थे, उनसे हमें पैसे लेने हैं, तो क्या लिखा है, when a trader allowed a concession to the customer to make payment in cash or by check, जल्दी से पैसे दे दो, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उसको क्या बोलते हैं, कैश। अमाउंट रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाए उसे क्या बोलोगे, कैश डिस्काउंट। अपनी सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाए उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट, बेसिक। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट फॉर सेल एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट अर्ली रिसीव हो जाए मनी, जल्दी पैसा रिसीव हो जाए तो कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट लिखेंगे दो तरह का होता है। ठीक है, डिस्काउंट कितने टाइप का है हमारे पास बच्चों, ऐसे शॉर्ट में लिख लेना इसको, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट में इट इज नोन एज द ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसकी कोई एंट्री नहीं होती कहीं पर भी। ठीक है, अगला एंट्री क्या होता है, अब बताओ एंट्री क्या होता है। एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये तो मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था, फर्स्ट पिछली वीडियो में सबसे पहले यही तो बताया था। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है भाई, अकाउंटिंग मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो वही तो लिखा है यहाँ पर भी, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अकाउंट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड मेकिंग एन एंट्री टू रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स कॉल्ड एन एंट्री। अब बताओ मैंने माल खरीदा, आप कैसे लिखोगे, आपको तो पता ही नहीं है कहाँ लिखना, क्या लिखोगे, परचेज करके लाए हम माल, नहीं ऐसे नहीं लिखते, अकाउंट्स बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बच्चों, पहले एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंटिंग करते टाइम हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अकाउंट ऐसा बनता है, ये कहोगे आप टी बना दिया, ऐसा ही होता है अकाउंट्स, लेफ्ट वाले को डेबिट, राइट वाले को क्रेडिट, परचेज का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, 1 बाय 1 सारे अकाउंट बनेंगे, इसमें एंट्री होंगी, यानी एंट्री डेबिट और क्रेडिट में होंगी। हर एंट्री को लिखने का एक रूल है, उसको कहाँ पे लिखना है आपको, परचेज किया तो कहाँ लिखना है, सेल किया कहाँ लिखना है, एसेट्स बढ़ गए तो कहाँ पे लिखना है, एसेट चले गए तो कहाँ लिखना है। ठीक है, लायबिलिटी को कहाँ रिकॉर्ड करना है, इन सबके लिए रूल्स है अकाउंट्स में भाई, तभी तो अकाउंट्स बहुत बड़ी है। पहले आपको वर्ड सीखने हैं 1 बाय 1, तो अकाउंट्स आएगा, साथ में कुछ डेबिट और क्रेडिट भी आएंगे, यानी अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये बात हो रही है अभी एंट्री की, किसकी, एंट्री की। एंट्री मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फिर 13 हमने पढ़ा था सेल रिटर्न, 14 हमने पढ़ा था स्टॉक क्या होता है, 15 रेवेन्यू, 16 सिंपल सा हमने पढ़ा था ड्राइंग मतलब जो अमाउंट विड्रॉ कर लिया ऑनर ने, 17 डिस्काउंट, 18 एंट्री। तो टोटल 18 पॉइंट्स हो गए हमारे, 18 पॉइंट्स एंट्री हमने पढ़ा। एंट्री मींस रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन की, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होती है। अभी आगे हम अकाउंट्स की भी डेफिनेशन। अगला है टर्नओवर। अब टर्नओवर तो हर किसी को पता होता है भाई, टर्नओवर क्या होती है। टर्नओवर मतलब सेल,
भाई जो सेल हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, सेल्स कैसी होगी, या तो कैश सेल या फिर क्रेडिट सेल, कैश सेल्स या फिर बच्चों क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल से कस्टमर, क्रेडिट सेल का मतलब है कस्टमर बाद में पैसा देगा, इससे क्या राइज होता है, डेटर्स। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ ये आपको, जितनी बार परचेज करते हैं उधार में क्रेडिटर राइज होता है, जितनी बार उधार में माल बेचते हैं डेटर्स राइज होता है, ठीक है। टर्नओवर मींस टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल, कैश प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टर्नओवर। जितनी सेल हुई साल में उसका टोटल कर दो, क्या बन जाएगा ये, टर्नओवर। सिंपल सा, ठीक है। 19.18 बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। भाई बंटी वाला एग्जांपल लिया था मैंने। बंटी ने एक, अमन है कोई, अमन कस्टमर है बंटी का, तो क्या बन जाएगा इसके लिए, डेटर्स। अमन आया और उधार में माल खरीद के चला गया। अमन से पैसे लेने हैं हमें 10,000 रुपए। अमन से कितने रुपए लेने हैं बच्चों, 10,000 रुपए। किसको लेने हैं, बंटी को। बंटी कहता है अमन से पैसे दो भाई, 10,000 रुपए हमारे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। ये कह रहा है नहीं है पैसे, नहीं है। हमने चेक किया इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकता, वो कैपेबल नहीं है, तो वो क्या होगा, देखो क्या लिखा, अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही और सी इनकैपेबल टू मीट ऑल हिज और हर लायबिलिटी। सच पर्सन हैज मोर लायबिलिटी देन एसेट्स, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, वो नहीं चुका सकता, ठीक है। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मींस ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता, ठीक है। तो 19 मैं यहां पे बीच में लिख रहा हूं सॉल्वेंट, जो कैपेबल हो, ठीक है। सॉल्वेंट मींस जिसके पास अमाउंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेबल। ऐसा पर्सन जिसके पास एसेट्स ज्यादा हैं और लायबिलिटी कम है, ये अपना कर्जा चुका सकता है, वो सॉल्वेंट है। जो कर्जा नहीं चुका सकता, उसके पास कुछ नहीं है, उसको क्या बोलोगे आप, इंसॉल्वेंट पर्सन। तो इंसॉल्वेंट पर्सन का आपको मीनिंग समझ में आ गया। ऐसा व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे हैं अपनी लायबिलिटी पे कर देगा, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। 20th पॉइंट, बैड डेट्स। नेक्स्ट इज अ बैड डेट। भाई हमें पैसे लेने हैं किसी पर्सन से, बंटी बोल रहा है भाई अमन से पैसे दो, ₹10,000 लेने भाई अमन से। अमन कहता है नहीं दूंगा। अमन से हमने बहुत बार कोशिश कर ली, अब बंटी हार गया, कहता है कोई बात नहीं छोड़ो, अब नहीं चाहिए मुझे पैसे। तो वो एक एंट्री करेगा बैड डेट्स की, मतलब कि हमें अपने कस्टमर से पैसे लेने दे पर अब रिकवरी नहीं हो पाएगी। द अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड, वो रिकवर हो ही नहीं रहा। अमन चला गया इंडिया छोड़ के, इंडिया से बाहर ही चला गया, पैसा कहता है अब कौन से पैसे, नहीं दे रहा कोई पैसे, ठीक है। डेटर से जो पैसे आने थे वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैड डेट्स। हम बोलेंगे बैड डेट। सामने वाला सॉल्वेंट भी हो सकता है, इंसॉल्वेंट भी। अगर पैसे नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बैड डेट। अगर ये अपना कर्जा पे कर सकता है कोई पर्सन, तो वो सॉल्वेंट है, नहीं पे कर सकता तो इंसॉल्वेंट है। बट वो दे ही नहीं रहा पैसे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बैड डेट। बैड डेट मींस ऐसा अमाउंट, मैंने कस्टमर को माल तो बेच दिया बच्चों उधार में, बट वो पैसे नहीं दे रहा। अगर वो अमाउंट नहीं दे रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 20 पॉइंट्स हो गए। 21 इज अ वाउचर। ये वाउचर क्या होता है, द रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओके, यानी किसी डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट है, कैसा डॉक्यूमेंट, विच इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है किस चीज की, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। वाउचर में रिकॉर्डिंग होती है किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। सेल की होती होगी, परचेज की भी होती होगी, सैलरी पेमेंट करी है उसकी भी होती होगी, डेटर से पैसे आए हैं, अमाउंट रिसीव हुआ है डेटर से, वो भी होती होगी, क्रेडिटर को पेमेंट करी है, वो भी रेंट दिया है, वो सारी एंट्रियां वाउचर में रिकॉर्ड होती है। रिटन डॉक्यूमेंट्स इन बुक्स इज कॉल्ड वाउचर, यानी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उसका प्रूफ। मैंने आपको पेमेंट करी, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करी, उसकी एंट्री तो करूंगा कहीं ना कहीं, साइन तो कराएंगे उससे, तो उसको क्या बोलेंगे, वाउचर। वाउचर पे साइन कर लेंगे, ठीक है। तो नोट करिए इसको, ठीक है। वाउचर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट्स। अब देखो अकाउंट्स क्या होता है। 21, 22 अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई अकाउंट्स।
अ लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन, प्रॉपर्टी, इनकम, एक्सपेंस, सारी चीजें कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करी होगी हमने, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इन अकाउंट। ठीक है, इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट, एक टेबल होगी जो कंटेन करेगी ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। ओके, सारी एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर दो अंडर अ कॉमन हेडिंग। एक कॉमन हेडिंग होगी जिसमें एक सिस्टमैटिक मैनर होगा, वो सिस्टम हमें सीखना है। ठीक है, तो वो सिस्टम हम सीखेंगे वन बाय वन। वो ये सिस्टम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो एक बार अकाउंट का मैं फॉर्मेट आपको बताऊं, मैंने पहले भी बताया था कि भाई जब कोई अकाउंट्स बनाएंगे तो लेफ्ट साइड को हम क्या बोलेंगे, डेबिट, और राइट वाले को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। यानी हर एक ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करने हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या चीजें डेबिट होती हैं, क्या चीजें क्रेडिट होती हैं, ये सीखना है। ये सारी चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम, अकाउंट्स। तो अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है डेबिट एंड क्रेडिट। ऊपर हम हेडिंग डालते हैं पर्टिकुलर्स, और साथ में यहाँ पर लिख देते हैं हम अमाउंट। क्रेडिट में भी कुछ ऐसा ही रहता है, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट। तो अकाउंट क्या होती है, एक लिस्ट होती है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अच्छे से पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो इसके बाद आने वाली है, तो यहां तक का काम आप अच्छे से सीखेंगे तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स, लाइव स्टॉक क्या होता है, अगर आपके बिजनेस में किसी एनिमल का यूज हो रहा है, ठीक है, किसी एनिमल का, तो उसकी भी तो कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको हम लाइव स्टॉक के नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, लाइव स्टॉक। बाकी आपको अकाउंट्स अच्छे से आए तो इसके लिए पहले अकाउंटिंग वर्ड सीखने हैं। अकाउंटिंग वर्ड्स के बाद हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा जर्नल एंट्री। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक कराऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक टॉपिक ये कराऊंगा, फिर जर्नल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, वन बाय वन हम इन टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, ये सारे वर्ड्स आपको धीरे धीरे याद होने चाहिए। अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं, जर्नल एंट्री होती है, कुछ लेजर्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर ये क्या होता है, ये वन बाय वन हम सीख लेंगे। ठीक है, एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम अपने अकाउंटिंग एंट्रीज, कुछ एसेट्स, लायबिलिटीज, इसका रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किसको करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। बैलेंस शीट एक ऐसी जगह है जहां पर हम एसेट्स और लायबिलिटी की एंट्री करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। तो कुछ अकाउंटिंग वर्ड्स मैंने आपको बताए। ठीक है, मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग वर्ड्स बताए। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ना है, नोट्स करने हैं, नोट्स बनाने हैं। कैसा आपको लगा ये मुझे कमेंट में बताना है। कोई डाउट्स होगा तो आपको कमेंट में आपको पूछना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसा भी हो लाइक करें वीडियो को, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, अगली वीडियो में और कंसेप्ट्स के साथ। तो वन बाय वन अच्छे से करें, सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए जी, थैंक यू।